हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के बारे में कि मैं क्या फॉलो कर रही हूँ। और आपको मैं ये नहीं बोल रही कि आप यही फॉलो करो, लेकिन हाँ, आप चाहो तो आप एक पैटर्न देख सकते हो कि कैसे क्या आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो मे बी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप रिपीटर हो तो आपको ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें पता होंगी, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम से हमें आइडिया हो जाता है कि हमें कैसे पढ़ना है या क्या पढ़ना है। तो जैसे मैं बात करूँ आईबीपीएस पीओ की, तो आईबीपीएस पीओ का जो प्रीलिम्स होता है ना, वो क्वालिफाई करना थोड़ा सा आसान होता है आईबीपीएस क्लर्क से या कोई भी क्लरिकल एग्जाम से। अब आप बोलोगे कि पीओ कैसे आसान हो सकता है क्लर्क से, तो पीओ में सबसे पहले ये होता है कि एक ऑल इंडिया कट ऑफ जाती है। तो क्लर्क में आप देखोगे तो स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरे स्टेट का कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन अपने खुद के स्टेट का नहीं कर पाते हैं। तो वो थोड़ा सा वहाँ पे एक ड्रॉबैक हो जाता है, क्योंकि उसमें वैकेंसीज भी स्टेट वाइज होती हैं, कॉम्पिटिशन मोस्टली स्टेट वाइज ही चलता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ऑल इंडिया लेवल होती है, जिसमें एक ही कट ऑफ आती है। जनरल के लिए एक आती है, ओबीसी के लिए एक, एसटी एससी एक्सेट्रा के लिए एक आती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर स्टेट वाइज आपको कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसमें आपको थोड़ा सा एज मिलता है इस पे आईबीपीएस पीओ में, जो कि आईबीपीएस क्लर्क या कोई भी क्लरिकल एग्जाम में नहीं मिलता है, जहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाती है। जैसे आरआरबी क्लर्क की देखो तो 80 आउट ऑफ 80, 78 आउट ऑफ 80 बहुत हाई कट ऑफ जाती है। हालांकि पेपर ईजी आता है, बट स्टिल आपको पेपर पे आप जब भी आप करते हो ना, तो जरूरी थोड़ी कि हमसे एक भी मिस्टेक ना हो। कैलकुलेशन में कभी कभी टिक करते टाइम हमसे मिस्टेक हो जाती है। अब आंसर की तो रहती नहीं कि हम उसको क्रॉस चेक कर पाएँ कि हमने सही में पूरा कर लिया, कोई मिस्टेक तो नहीं करी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा चीज़ सॉल्व सही करते हैं, बट उसको मार्क करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अभी हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जैसे आपको पता है 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 30 क्वेश्चन के लिए आपको पूरे के 30 अटैम्प्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑफकोर्स पीओ लेवल होता है। बहुत जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो अटैम्प्ट भी करता है। बट हाँ, फिर भी आप अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप 15 to 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। तो सबसे पहली बात होती है कि हम कैसे अटैम्प्ट करें। तो आईबीपीएस पीओ का जो इंग्लिश होता है वो लेवल बहुत अच्छा होता है, उसका मॉडरेट साइड पे ही आता है, बहुत ईजी साइड पे नहीं होता है। जैसे मैं बात करूँ पैसेज की, तो पैसेज में मोस्टली अगर 9 to 10 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 4-5 क्वेश्चन आपको इन्फरेंस बेस्ड मिलते हैं। इन्फरेंस बेस्ड कैसे, कि आपको एक अजम्पशंस लगाना पड़ता है कि पैसेज पढ़ने के बाद कि इसमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है, या इस बारे में है तो हम क्या रेफर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्ट नहीं रहते कि वहाँ पे कुछ मेंशन कि आप पैसेज में जाओ। और हाँ, पैसेज को रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किमिंग मत करना, पूरा पैसेज रीड करना। बहुत लोग क्या करते हैं कि पीओ के ऑफकोर्स पैसेज क्लर्क के सबके बड़े बड़े आते हैं, तो वो सोचते हैं कि कौन इतना पढ़ेगा, हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है और हम आंसर मार्क कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। आप ऐसे मत करना, क्योंकि मेन आइडिया पैसेज का एक हल्का सा आइडिया आप लगा सकते हो। चलो मान लो कोविड-19 के बारे में आया, ठीक है, तो ऊपर की लाइन पढ़ के आपको ऐसा लग गया कि कोविड-19 के बारे में बताया ऐसा वैसा, लेकिन नीचे जब आओगे तो हो सकता है उससे रिसर्च से रिलेटेड बताया हो, प्रीवियस कोई इंसिडेंट हो उससे भी रिलेट कर रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं। तो आप ऐसे मत करना कि डायरेक्ट आप ऊपर ऊपर से स्किमिंग कर लो, फिर आपको आंसर्स आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेंगे। लास्ट के अपने 5 to 8 मिनट्स मिनिमम बचा के रखना, जो सेक्शनल टाइमिंग होगा उसमें आप 2-3 मिनट पैसेज रीड करना। उसके बाद अगर आप मार्क करोगे ना, तो आपको आंसर भी इजीली मिलेंगे और जल्दी समझ में आएंगे। बहुत लोग ना पैसेज स्किप कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पैसेज बहुत टफ होता है, लेकिन आप पैसेज से मार्क्स गेन कर सकते हो अगर आपके ग्रामर पार्ट या फिर अदर पार्ट, आपके इरर डिटेक्शन ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। उसके बाद जैसे मैं बात करूँ कि पैरा जंबल आता है, तो पैरा जंबल मोस्टली पीओ का मॉडरेट साइड पे ही रहता है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं पूरा पैरा जंबल कभी नहीं लगाती अगर मैं उस पर श्योर नहीं हूँ तो। फर्स्ट सेंटेंस इजीली आप पैरा जंबल का क्रैक कर सकते हो, लास्ट सेंटेंस भी अप्रॉक्स हो ही जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझसे नहीं समझ में आ रहा बीच के सेंटेंस, तो पहला और आखिरी लगा देती हूँ, कि एटलीस्ट निगेटिव मार्किंग होने से बेटर है कि अगर आप थोड़े से भी डाउट हो तो आप लगा सकते हो रिस्क लेके। लेकिन आपको अगर बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है कि कौन सा बीच में आएगा सेकंड थर्ड पोजीशन पे, तो आप फर्स्ट या लास्ट लगा सकते हो पैरा जंबल के लिए। उसके बाद आप मिस स्पेल्ट अगर आए तो आप उसमें मार्क्स गेन कर सकते हो। इंग्लिश के पेपर में इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें अगर 3-4 पॉइंट्स दिए होंगे, तो उसमें कभी कभी पूछता है कि कॉन्सेप्चुअली करेक्ट कौन सा है, कभी कभी पूछता है इनकरेक्ट कौन सा है। कभी कभी वो दोनों मिक्स करके दे देता है कि अगर 5 क्वेश्चन आए तो 3 में उसने करेक्ट पूछ लिया, 2 में इनकरेक्ट पूछ लिया। तो हम ना वो फ्लो में हम ऐसा रहता है कि करेक्ट वाला है तो ये भी करेक्ट होगा, इनकरेक्ट है तो ये भी करेक्ट। तो ऐसा मत करना। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे हम बनते हुए क्वेश्चन भी गलत कराते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। जैसे ये मैच द कॉलम आता है, तो मैच द कॉलम आप मोस्टली ना ऑप्शन से करना। ऑप्शन से आप देखो कि पहला वाला उसके साथ मैच हो रहा है, तो एक हो रहा है तो दूसरा हो, ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में आ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे 2 पेयर उसने दिए तो एक पेयर मैच कर रहा, दूसरा पेयर नहीं मैच कर रहा, तो हमने एक पेयर देखा, हाँ ये तो मैच कर रहा है, यही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी सेकंड वाला पेयर मैच नहीं करता, तो आपको वहाँ पे भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये है इंग्लिश के लिए। और इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए आप रीडिंग करो। आप रीडिंग करोगे ना, तो आपको सेंटेंस को पढ़कर समझने की जो कैपेसिटी ना वो इंक्रीज होने लगती है। तो आप अपने आप पढ़ के बताओगे कि इसमें थोड़ी थोड़ी गलती, अगर आपको ग्रामर नहीं भी आती ना, तो भी अगर उसमें एरर पूछा है तो आप पढ़ के इसमें बता सकते हो कि हाँ इस पार्ट में रीडिंग में ही प्रॉब्लम लग रही है, पढ़ने में ही सेंटेंस गलत लग रहा है। इसलिए सब बोलते हैं कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए।
बहुत लोग बोलते हैं कि रीडिंग में आप कैसे करोगे, तो रीडिंग में पढ़ के आप बहुत सारी चीज़ें को क्रैक कर सकते हो कि इसमें क्या गलती, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो आप ये कर सकते हो। अगर ऑप्शंस में बहुत सारे ऐसे रहते हैं, जैसे सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन आया, तो अगर आपको वो वर्ड नहीं पता, लेकिन जो ऑप्शंस में दिए हैं उसका आप देख सकते हो कौन सा पॉजिटिव साइड पे कौन सा नेगेटिव साइड है। 4 अगर पॉजिटिव साइड शो कर रहा है तो एक जो बचा वो नेगेटिव, उसी का आंसर होगा। आप ऐसे करके वो भी मार्क कर सकते हो। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या होता है कि देखो, मिसलेनियस पार्ट बहुत कम आएगा। मिसलेनियस पे आप रिलाई करके नहीं जा सकते। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके शिफ्ट में सिलॉक्स भी नहीं आए, इनइक्वालिटी भी नहीं आए, तो बहुत थोड़ा सा वो मॉडरेट टू हाई लेवल की शिफ्ट हो जाती है वो वहाँ पे। और जरूरी नहीं कि आपके शिफ्ट में सिलॉक्स और इनइक्वालिटी दोनों ही आए। मोस्टली क्या होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और एक ही आता है, 2 बहुत ही रेयर शिफ्ट में आता है, वो फिर थोड़ा इजी साइड पे शिफ्ट चली जाती है। तो आप ना पूरा मिसलेनियस पर रिलाई करके मत जाना कि हम मिसलेनियस पार्ट जाएंगे और उससे मार्क्स गेन कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। आपको 20 मार्क्स के अप्रॉक्स यहाँ पे पजल्स मिलेंगे, तो आपको पजल्स में कमांड होना बहुत जरूरी है। और पजल कमांड में ऐसा है ना कि आपको पता होगा कि आप किस वाली पजल को इजिली सॉल्व कर सकते हो और किसको नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं जो फ्लैट एंड फ्लोर वाली जो पजल है ना, उसमें मैं थोड़ा सा स्लाइटली फंस जाती हूँ। मुझे ऐसा पता है कि मैं इसको लास्ट में करूँगी, चाहे ये पहले ही आए, तो मैं एग्जाम में भी वही स्ट्रेटजी फॉलो करती हूँ। भले वो कितनी आसान पजल आ जाए कि वो एक गो में बन जाए या 1 मिनट में ही बन जाए, लेकिन मैं उसको लास्ट में करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसमें थोड़ा सा फंसती हूँ। वो अंदर से फियर अभी भी है कि इसमें मैं फंस सकती हूँ ऐसे क्वेश्चनों में, तो मैं उसको हमेशा लास्ट के लिए रखती हूँ। तो आप रीजनिंग के लिए पजल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करो, क्योंकि आपको पजल से ही आप नंबर मिलेंगे। जरूरी नहीं आप चारों पजल सॉल्व करो, जितनी 5 पजल भी कभी कभी आती है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी सॉल्व करो, लेकिन हाँ जितनी भी करो तो टाइमली करो। और रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 बहुत कम लोग स्कोर कर पाते हैं, और कर भी लेते हैं जिनकी प्रैक्टिस और स्पीड बहुत अच्छी। लेकिन अगर आपकी एवरेज भी है तो भी आप 20-25 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हो विथ 100% एक्यूरेसी। तो रीजनिंग में आपको मिसलेनियस पे तो ध्यान देना ही है, साथ में पजल पे ज़्यादा ध्यान देना। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्पीड किस वाली पजल में ज़्यादा अच्छी है, किस वाली में कम है, कौन सी आप करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो पजल पहले, कौन सी थोड़ा आप बाद में करोगे। और रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन रीजनिंग में भी। पजल में कभी कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम गलत लाइन पढ़ लेते हैं और वही चीज़ हम 10 बार उसको गलत ही पढ़ेंगे, एट लास्ट वो गलत हो जाती है। तो क्या उसको पजल को भी पढ़ना है, एक गो में पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी उसको भी ऊपर ऊपर से पढ़ा और सॉल्व करने लगे, पता चला कि वो लाइन गलत पढ़ ली और सॉल्व ही नहीं हुई, टाइम चला गया, फिर वो पैनिक में ना दूसरी पजल भी खराब हो जाती है। तो ये नहीं करना। और जैसे क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको प्रॉब्लम होती होगी। क्वांट में ऐसा कि स्पीड मैथ का पार्ट और डीआई वाला पार्ट तो हो जाता है, बट मेनली जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहते हैं उसमें कुछ टॉपिक हो जाते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे जो अभी भी जिसमें डाउट होता है या अच्छे से सॉल्व नहीं होते। तो मैं ये बोलूँगी कि इसमें भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। लेकिन हाँ, अब सबका फॉर्टे है कि कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा है, कोई रीजनिंग में बहुत अच्छा है, कोई क्वांट में बहुत अच्छा है, कोई तीनों में है। तो बहुत अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें भी अगेन स्पीड मैथ पे आप रिलाई नहीं करके जा सकते, बहुत ही कम आता है। इस बार तो क्लैरिकल में भी उसने हटा दिया है स्पीड मैथ, बहुत ज़्यादा नहीं आती है। तो आपको मेनली डीआई और अर्थमेटिक पे फोकस करना पड़ेगा। आपकी अर्थमेटिक अच्छा, आप डीआई पे रिलाई कर सकते हो कि डीआई आप सॉल्व करो। तो जैसे मैं बताऊं तो इसमें अगर आपकी मिनिमम 3 डीआई तो आती ही आती है, कम से कम 3 तो आपको मिलेगी, क्योंकि पीओ का पेपर है। और अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है, अप्रॉक्स वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं। और साथ में या तो मिसिंग नंबर आएगा या रॉन्ग नंबर आएगा। कभी कभी ऐसा होता है दोनों नहीं आता है, सिर्फ आपको थोड़े बहुत अप्रॉक्स के क्वेश्चन मिल गए, पूरी डीआई और अर्थमेटिक आ गई। तो आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आप दिन भर अप्रॉक्स के क्वेश्चन ही लगा रहे हो, दिन भर सिंप्लीफिकेशन लगा रहे हो, या दिन भर आप रॉन्ग नंबर मिसिंग नंबर लगा रहे हो, ऐसा मत करना। आप हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। और मेनली डीआई करना। डीआई 3 डीआई आएगी तो एक बिल्कुल ड्यूएबल साइड पे होगी, तो आपको जब एग्जाम आप अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपको खुद समझ में आएगा कि वो कौन सी है। तो आपको वो उसको ढूंढना है और उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जैसे आपने अप्रॉक्सीमेशन अगर आया वो कर लिया। रॉन्ग नंबर हमेशा लास्ट के लिए रखो, क्योंकि रॉन्ग नंबर ऐसा रहता है ना कि रॉन्ग नंबर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आप अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो, उसके बाद अगर मिसिंग नंबर आई तो वो कर सकते हो। डीआई आपको करना ही पड़ेगा, एक डीआई ड्यूएबल साइड पे आएगी। उसके बाद अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो आपसे इजीली बन जाएंगे, मतलब बहुत हाई लेवल नहीं होता है वो, इतना आप कर सकते हो। मिनिमम आप 15 to 20 तक अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो। कभी कभी तो 15 से भी कम अटेम्प्ट होते हैं जब बहुत हार्ड लेवल आ जाता है। आप 20 तक कोशिश कर सकते हो। मैं भी ऐसी करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि मैं रीजनिंग एंड इंग्लिश में अच्छा अटेम्प्ट कर लूँ, तो क्वांट में अगर मेरे थोड़े कम भी रहे तो वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि पीओ का पेपर है तो ऑफकोर्स आपको 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, और उतना डुएबल भी नहीं होता है। तो अगर आप 75 या 70 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो और एक्यूरेसी से करते हो तो आपके क्लियर होने के प्रीलिम्स चांसेस रहते हैं, क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर्स का जो कट ऑफ है वो 50 के अराउंड ही रहता है, 50-55 तक आप मान सकते हो। तो अगर आप इतने क्वेश्चन भी करोगे और एक्यूरेसी के साथ करोगे तो आपका क्लियर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये है कुछ मेरी स्ट्रेटजी, मैं ऐसी फॉलो करती हूँ। मैं ज़्यादातर अब मॉक ही देती हूँ। मॉक में हर लेवल के देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही लेवल का पेपर आए, कैसा भी पेपर आ सकता है। तो आपको हर लेवल की मॉक की तैयारी करनी पड़ेगी। सारा हम खरीद नहीं सकते हैं, तो जो भी लाइव मॉक जिस प्लेटफॉर्म पे आए तो आप वहाँ से उसको अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि सारा हर प्लेटफॉर्म का बाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जिसका लाइव आता है तो आप वहाँ से सारे तरह के आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। जो आपका सेक्शन वीक है आप उसकी सेक्शनल की
तैयारी कर सकते हो। मैं भी ऐसे कर रही हूँ कि जो भी मेरा सेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो मैं उसके सेक्शनल लगा रही हूँ या उसके चैप्टर टेस्ट लगा रही हूँ और टॉपिक टेस्ट लगा रही हूँ। आप यूट्यूब में भी बहुत सारा कंटेंट है, आपसे जो चीज़ नहीं बने आप उसके बारे में सर्च करो, उससे रिलेटेड आपको सोल्यूशंस भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे, तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये है कुछ स्ट्रैटेजी। मैं अभी IBPS PO के लिए तो ऐसे ही फॉलो कर रही हूँ कि जो भी मेरा टॉपिक वीक है उसको मैं सेक्शनल के थ्रू और बाकी पूरा मॉक टेस्ट के थ्रू अलग अलग प्लेटफॉर्म से जहाँ से अवेलेबल होगा वहाँ से मैं अटेम्प्ट करूँगी। ये था वीडियो IBPS PO के लिए कि मैं कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर कुछ भी आपकी क्वेरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हो, कोई सजेशन है तो आप भी कमेंट में दे सकते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट मैं भी कर सकती हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं वो इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप वो भी सजेशन में दे सकते हो। और आप क्या फॉलो कर रहे हो आप वो भी बता सकते हो। तो क्या होता है ना कि कंपटीशन का पता चलता है कि कितना कंपटीशन हमारे आसपास है और हमें कहाँ किस टॉपिक पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये है वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।